तो आज की क्लास में हम लोग द एज ऑफ चौसर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड बिफोर चौसर डिस्कस कर लिए थे कि मिडिल इंग्लिश पीरियड बिफोर चौसर में हमने ये देखा था कि 1340 से पहले का जो टाइम था, और वो आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड में आता है। और फिर चौसर में मिडिल इंग्लिश पीरियड को ही हमने तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया था। मिडिल इंग्लिश पीरियड बिफोर चौसर, फिर द एज ऑफ चौसर, एंड देन मिडिल इंग्लिश पीरियड आफ्टर चौसर। क्योंकि 1500 तक, जब तक आपको एलिजाबेथन एज के का स्टार्टिंग नहीं होगा, उसकी बिगनिंग नहीं होगी, उसको हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड ही कंसिडर करते हैं। तो इसमें बहुत बेसिक बेसिक डिटेल्स है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट चौसर वाज born इन द ईयर 1340 एंड डाइड इन 1400। तो 1340 में बर्थ, 1400 में डेथ। और चौसर एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये बात ड्राइडन ने कही थी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पिछले क्लास में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं बल्कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है। हालांकि पोइट्री का मतलब लिटरेचर से ही है, उस समय पोइट्री पूरे लिटरेचर को इंक्लूड करता था, तो दैट इज द पॉइंट। और ड्राइडन ने उनको ये डेजिग्नेट किया है। इट वाज ड्राइडन हु कॉल्ड हिम एज अ फादर ऑफ, और हु डेजिग्नेटेड हिम एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फिर चौसर जो है वो ओपनिंग मोमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। और चौसर के पूरे लाइफ को पहले हम देखेंगे, फिर उनकी राइटिंग्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। क्योंकि चौसर डायरेक्टली इंग्लिश में नहीं लिख रहे थे, कुछ पार्ट उन्होंने फ्रेंच में भी लिखा। और तो उनके राइटिंग्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके भी हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज ये है कि चौसर लिव्ड अंडर थ्री मोनार्क। यहाँ पे आपको E3 R2 और H4 जो दिख रहा है, इट सिंपली मीन्स कि चौसर तीन मोनार्क के अंदर रहे: एडवर्ड III, फिर रिचर्ड II और हेनरी IV। एंड दैट स्पेसिफिकली मीन्स कि सिर्फ 60 साल के अंदर तीन राजा का या तीन मोनार्क का, तीन किंग का बदल जाना, इट मीन्स दैट दैट वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट क्योर्स। तो बहुत उथल पुथल उस टाइम पीरियड में चल रही होगी, और पॉलिटिकली सोशली वो पीरियड स्टेबिलिटी का पीरियड नहीं था। चौसर जिस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, दैट वाज नॉट अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंग्लैंड। तो चौसर लाइफ टाइम इन इंग्लिश हिस्ट्री लिव्ड अंडर थ्री मोनार्क्स बॉर्न इन 1340 ड्यूरिंग द रेग्न ऑफ एडवर्ड III। तो जब वो उनका जन्म हुआ तब एडवर्ड III राजा था। और 1377 आते आते तक एडवर्ड III, मतलब 40 से लेकर के 77 तक एडवर्ड III उस समय थे। 1377 में रिचर्ड II किंग बन गया, और उसके बाद फिर 1399 में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिससे रिचर्ड II को हटाया गया, और चौसर के डेथ से ठीक एक साल पहले वापस से हेनरी IV जो है वो किंग हो गया। और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि चौसर का जो रिलेशन था और उनकी मतलब उनके लिए एडवर्ड III और हेनरी IV बेटर थे। रिचर्ड II से चौसर के कनेक्शन बहुत अच्छे नहीं थे। तो हेनरी IV जब राजा हुआ तो वापस आया, तो चौसर के की पेंशन वापस से स्टार्ट कर दी गई थी। हालांकि उसके एक साल के बाद ही चौसर जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। सो द रेवोल्यूशन ऑफ 1399, द डिपोजिशन ऑफ रिचर्ड II, मतलब रिचर्ड II को गद्दी से हटा दिया गया, एंड द फाउंडेशन ऑफ द लैंकेस्ट्रियन डायनेस्टी स्टार्टेड। तो दो तरह की डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। तो लैंकेस्ट्रियन डायनेस्टी जो है वो शुरुआत हो जाती है, एंड चौसर डाइड इन द ईयर 1400, द ईयर आफ्टर द असेंशन ऑफ हेनरी IV। एक साल बाद ही चौसर जो है, चौसर की डेथ हो जाती है। और एक चीज और आपको ये ध्यान रखना है कि चौसर इज कंसीडर्ड टू बी द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। कई लोग, हालांकि इसमें तो कोई कंफ्यूजन का चांसेस नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स शेक्सपियर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां समझ लेते हैं। बट इट वॉज चौसर हु इज कंसीडर्ड टू बी, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, कि चौसर इज कंसीडर्ड टू बी द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। द वर्ड रेनेसा रेफर्स टू रिफॉर्मेशन और री अवेकनिंग। तो रेनेसा का मतलब रिफॉर्मेशन या री अवेकनिंग है। और चौसर को मतलब रेनेसा की शुरुआत माना जाता है, कि उन्होंने ही एक तरीके से री अवेकनिंग और एक नई तरीके की इंग्लिश को स्टार्ट किया। जो काम शेक्सपियर और आगे चल करके आपको 16th सेंचुरी में जैसे यूनिवर्सिटी विट्स और शेक्सपियर कर रहे थे, तो उसकी शुरुआत करना, एक तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को थोड़ा सा स्टेबल बनाना,
और इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, उसको एक स्टेबल फॉर्म में और उसमें कुछ राइटिंग स्टार्ट करना, ये चौसर ने किया। एंड दैट इज व्हाई ही इज कंसीडर्ड टू बी द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। शुरू में भी हमने देखा कि इसलिए हम इसको रियल स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो चीजें चल रही थी वो बिल्कुल भी कंटेम्पररी इंग्लिश से थोड़ी भी सिमिलर नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि उसको अलग माना जाता है और रियल स्टार्टिंग पॉइंट हम चौसर से ही कंसिडर करते हैं। So he was born in London into a wealthy family. Very little known about his childhood. Son of a merchant vendor. तो बहुत सारे लोग उनके बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल है। वेल्दी फैमिली से थे ऐसा मानते हैं। और इंजॉयड द एडवांटेज ऑफ ए लिबरल एजुकेशन, ये एजुकेशन यहाँ पे नहीं आया है पीडीएफ में। तो उनको अच्छी एजुकेशन मिली थी, लिबरल एजुकेशन मिली थी। ही वॉज वेल एजुकेटेड, एक मर्चेंट, एक व्यापारी के लड़के थे। और एट द एज ऑफ 17 ही वॉज अपॉइंटेड इन द कोर्ट। कोर्ट का मतलब यहाँ दरबार से है, राजा के दरबार में उनकी अपॉइंटमेंट सिर्फ 17 साल की एज में हो चुकी थी। और एक चीज और है कि पेज टू द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ क्लैरेंस, एडवर्ड थर्ड सन। ड्यूक आप लोग समझते ही हैं, ड्यूक जो है वो मतलब प्रिंस से बड़ा होता है, किंग से छोटा होता है। मतलब राजा का वो लड़का जिसको राज्य का एक हिस्सा दे दिया जाता है उसको ड्यूक कहते हैं। तो क्लैरेंस का जो ड्यूक था उसकी वाइफ के असिस्टेंट या उसकी वाइफ से इनके संबंध अच्छे थे, तो उसी के लिए इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एट द एज ऑफ 17। और एडवर्ड थर्ड का जो बेटा था, जो ड्यूक ऑफ क्लैरेंस, एडवर्ड थर्ड का वो बेटा जो क्लैरेंस का ड्यूक था। सो इन 1359 विद द इंग्लिश आर्मी इन फ्रांस टेकन प्रिजनर बट सून रैंसम्ड। इसमें भी एक ये चीज है कि 1359 में चौसर इंग्लिश आर्मी की तरफ से लड़ भी रहे थे और फ्रांस के कब्जे में आ गए थे, उनको पकड़ लिया था फ्रांस वालों ने। फ्रेंच आर्मी उनको बंदी बना करके ले गई थी, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट दे करके, रैंसम रेफर्स टू कि चौसर को वापस बुलाया गया और उसके लिए अच्छी खासी रकम जो है वो एडवर्ड थर्ड की तरफ से, यानी कि इंग्लैंड के किंग की तरफ से वो दी गई थी। और कई बार मतलब कुछ हिस्टोरियंस इतना क्लेम करते हैं कि वो अमाउंट इतना बड़ा था कि उससे शायद इंग्लैंड का लगभग 1 साल या 1 साल से ज्यादा ही पूरी इकोनॉमी उससे संभाली जा सकती थी। तो ही वॉज रैंसम्ड बाई पेइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत अच्छी खासी अमाउंट। ही वॉज मैरिड। वैलेट ऑफ किंग्स चैम्बर कंटिन्यूज टू बी क्लोजली कनेक्टेड विद द कोर्ट, सेंट ऑन डिप्लोमेटिक मिशन। तो अक्सर डिप्लोमेटिक मिशन पे भी जाते रहे, मतलब स्पाई के रूप में काम किया ऐसा मानते हैं। तो ही वॉज अ पोएट बट ही ऑल्सो फॉट विद द इंग्लिश आर्मी व्हेन द war was going on with France. And he also worked as a spy. He went on diplomatic visits several times. और कई बार मतलब उनको पकड़ा भी जाता था। तो दैट इज द थिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कोर्ट से संबंध अच्छे थे, राजा के दरबार से संबंध अच्छे थे जब तक एडवर्ड थर्ड था। एडवर्ड थर्ड के बाद जैसे ही रिचर्ड सेकंड आएगा, चौसर और रिचर्ड सेकंड के कनेक्शन अच्छे नहीं थे, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर जब हेनरी फोर आता है तो वो उसकी पेंशन वापस से शुरू करता है। तो ये चीज, चौसर लिव्ड अंडर 3 मोनार्क, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दीज ऑल आर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विच यू नीड टू नोट डाउन। तो ये बहुत क्लियरली आपको ये ध्यान रखना है। Now, coming up to the ups and downs in Chaucer's life, two diplomatic visit to Italy, 2 बार वो इटली गए। डिप्लोमेटिक विजिट पे ही गए थे, बट ये बहुत सारे ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं कि वहाँ पे वो इटालियन कल्चर, और चूंकि रेनेसा का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले इटली पहले आया, इंग्लैंड बाद में आया। तो फ्रांस, इटली और ये फिर इंग्लैंड, यही कॉन्सेप्ट चलता है कि रेनेसा पहले फ्रांस, फिर इटली और फिर इंग्लैंड, इस तरीके से। तो और चौसर भी फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में लिखे हैं। इनके वर्क्स को भी हम इन 3 पार्ट में बांट करके देखते हैं। तो इटली में ये माना जाता है कि ही मे हैव मेट, ऐसी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मेनी हिस्टोरियन क्लेम्स दैट ही मे हैव मेट पेट्रार्क। पेट्रार्क इज अ वेरी फेमस पोएट ऑफ इटली, एंड बोकासियो आल्सो। तो पेट्रार्क और बोकासियो से वहां मिले हों, पेट्रार्क के ही नाम पे पेट्रार्कियन सोनेट चलता है। तो पेट्रार्क और बोकासियो से वहां मिले हो, ये चीज मतलब इस बात को भी बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं। मेनी रॉयल फेवर्स, और चौसर को बहुत मतलब राज दरबार की तरफ से बहुत सारे फेवर मिलते थे। इवन सैट इन द पार्लियामेंट एज द नाइट ऑफ द सिर ऑफ कैंट। तो कैंट इलाके के नाइट के रूप में पार्लियामेंट में भी उनको जगह मिली थी।
overthrow the Lancastrian, and Chaucer's patron John of Gaunt, banished from court, almost fell into poverty. उसके बाद जब ये एडवर्ड थर्ड जो है लैंकेस्ट्रियन जब सत्ता से बाहर होते हैं, ओवरथ्रो ऑफ द लैंकेस्ट्रियन, एडवर्ड थर्ड लैंकेस्ट्रियन था, ये बात ध्यान रखिएगा। दो अलग अलग मतलब ग्रुप्स चलते थे, पार्टी चलती थी। एनीवन वुड नेम वो दो अलग अलग ग्रुप कौन थे? एक तो लैंकेस्ट्रियन है, एक और कौन था? कोई बता सकता है? एनीवन? नहीं पता सर। दो अलग अलग सिंबल थे ना, जैसे वॉर ऑफ द रोजेस भी जो चल रहा था, एक का रेड रोज सिंबल था, एक का व्हाइट रोज सिंबल था। तो व्हाट आर दीज टू डायनेस्टीज? दो अलग अलग ये डायनेस्टी है, अलग अलग परिवार के ही सदस्य हैं। तो जैसे एडवर्ड थर्ड जो है वो लैंकेस्ट्रियन डायनेस्टी से है, एक सेकंड डायनेस्टी और कौन सी है? जैसे इस टाइम पे, आपको इस टाइम पे ये भी ध्यान रखना होगा कि मिडिल इंग्लिश पीरियड ही है जिस समय 100 ईयर वॉर भी चल रहा था। 100? यॉर्क्स। क्या? यॉर्क? इट्स, हाँ, इट्स यॉर्क। तो लैंकेस्ट्रियन थे और एक यॉर्क थे, YORK। तो यॉर्क्स थे। तो लैंकेस्ट्रियन डायनेस्टी जब सत्ता से बाहर हुई, और यॉर्क डायनेस्टी का मतलब ये एडवर्ड थर्ड के बाद रिचर्ड सेकंड जब राजा बनता है, तो चौसर की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि चौसर के जो पैटर्न थे जॉन ऑफ गॉन्ट बैनिस्ड फ्रॉम कोर्ट, उसको दरबार से ही बाहर फेंक दिया गया, एंड ही ऑलमोस्ट फेल इनटू पॉवर्टी। सो एसेंशन ऑफ हेनरी फोर, जॉन ऑफ गॉन्ट का जो बेटा था, वो जब राजा बनता है तो ही ग्रांट अ रॉयल पेंशन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए बेटर लाइफ, बट चौसर डाइज विद इन अ ईयर। एंड तो हेनरी फोर जब आया तो उनकी स्थिति थोड़ी ठीक हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो मर गए, एक साल बाद ही। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी बरीड इन द वेस्टमिंस्टर एबे। तो लंदन में एक जगह है जिसको जो वेस्टमिंस्टर एबे, जिसको आज के डेट में पोइट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि विच ऑफ द पोएट हु इज द फर्स्ट पोएट टू बी बरीड एट वेस्टमिंस्टर एबे। तो बहुत सारे पोएट वहां पे उनको बरी किया गया है, दफनाया गया है, उसमें पहले पोएट चौसर ही थे। और इसके अलावा और जो दो तीन नाम यहाँ पे दिए हुए हैं ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ड्राइडन को भी वहीं बरी किया गया, रॉबर्ट मुरे, जॉन डहमन। सो दीज वर द पोएट्स हु वर बरीड एट वेस्टमिंस्टर एबे। कायदे से आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हु वेर द पोएट्स हु वर बरीड एट वेस्टमिंस्टर एबे, और वेस्टमिंस्टर एबे को ही हम पोएट्स कॉर्नर के नाम से जानते हैं। तो वो कौन से राइटर्स हैं जिनको वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया, इनकी एक लिस्ट होनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चंस लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नॉट बीइंग बरीड एट वेस्टमिंस्टर एबे, और नॉट बीइंग बरीड एट पोएट्स कॉर्नर। तो इसकी एक लिस्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो ये तो चौसर की लाइफ के बारे में बेसिक डिटेल्स थे, बट व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चौसर? उस टाइम पे सोशल और पॉलिटिकल क्या सिचुएशन थी, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चौसर्स इंग्लैंड, इंग्लैंड वाज इमर्जिंग एज अ नेशन। पहली बार इंग्लैंड जो है एज अ नेशन डेवलप कर रहा था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश हो चुका था। और ये चीज आपको जो समझनी है कि क्लर्जी की जो भाषा थी वो लैटिन थी, और जो कोटियर्स थे वो फ्रेंच बोलते थे, एंड इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना चाहिए कि जिस टाइम पे चौसर लिख रहे थे उस समय ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में रहने वाले सारे लोग इंग्लिश बोल रहे थे, या इंग्लिश स्टैंडर्ड तो धीरे धीरे हो रहा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, एज यू ऑलरेडी नो कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज आ चुका था। कोई बताना चाहेगा ऑक्सफोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ और कैम्ब्रिज कब? एग्जैक्ट ईयर? एनीवन? एक 1167 में हुआ था, एक 1209 में हुआ। 1157? 67। 67? सो ऑक्सफोर्ड पहले था, कैम्ब्रिज बाद में था, ये तो पूरी तरीके से ध्यान रखना है। और 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी, 12th सेंचुरी का मिड में 1167 एंड 1209, आई थिंक 1209 ना।
तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज एस्टैब्लिश हो चुके थे वहां पे। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इमर्ज कर रहा था, लंदन में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इमर्ज कर रहा था। बट स्टिल जिस टाइम पे चौसर राइट कर रहे थे, मतलब ये जो 1340 या 1350 सिक्सटीज का जो टाइम था, उस टाइम पे जो क्लर्जी की लैंग्वेज थी, क्लर्जी रेफर्स टू द पीपल हु आर वर्किंग इन द चर्च, चर्च में जो लोग काम करते हैं उनको क्लर्जी मैन बोलते हैं। और कोटियस का मतलब जो दरबारी लोग हैं, जो राजा के कोर्ट में काम कर रहे हैं। तो दरबार की जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी। इनफैक्ट जो जज या फिर जो एक तरीके से आप कह लो कि जो वॉरियर्स की लैंग्वेज थी, जो पूरा का पूरा जो जुडिशियल सिस्टम चल रहा था, वहां पे भी फ्रेंच बोला जा रहा था। आज के डेट में भी आपको जितने भी जुडिशियल सिस्टम के जो टर्म्स मिलेंगे इवन इन इंडिया, फॉर एग्जांपल जो जैसे जूरी वर्ड है, जूरी वर्ड फ्रेंच का टर्म है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे पिटिशन वर्ड, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको फ्रेंच टर्म्स मिलेंगे इवन टुडे एज वेल। तो जो दरबार की भाषा थी, राजा के दरबार की भाषा, जुडिशियरी की भाषा, वॉर से रिलेटेड जितने वर्ड आपको मिलेंगे वो सब फ्रेंच वहां पे यूज हो रहा था। और जो चर्च में यूज हो रहा था वो लैटिन था। तो इन चर्च लैटिन वॉज बीइंग यूज्ड, इन कोर्ट्स, इन किंग्स कोर्ट, इन जुडिशियरी फ्रेंच वॉज बीइंग यूज्ड। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कॉमन मैन यूज कर रहे थे। तो डे टू डे लाइफ में जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। तो इट वॉज नॉट easy फॉर चॉसर टू चूज एनी वन लैंग्वेज, दैट इज वाई ही हैज रिटन इवन इन फ्रेंच, इन लैटिन एंड इन इंग्लिश। तो ये इतना आसान नहीं था कि किस लैंग्वेज में लिखा जाए, क्योंकि कौन सा लैंग्वेज आगे चल करके डोमिनेंट बन जाएगा ये अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ था। सो चर्च वॉज डोमिनेटेड बाई रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। रिफॉर्मेशन हुआ धीरे धीरे, चर्च मतलब चर्च लोगों को ये समझ में आने लगा था कि रोमन कैथोलिक लोग वहां पे हैं। और थोड़े रिफॉर्मेशन हुए, रिवाइवल ऑफ स्पिरिचुअल क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। ट्रेड बढ़ रहा था, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। आई होप ये क्लर्जी और कोर्टियस वाली बात बहुत क्लियर होगी आप लोगों को, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि एट व्हाट टाइम चौसर जिस समय लिख रहे थे उस समय इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन पीपल भले बोल रहे थे, बट जो पावर की भाषा है, एक तरीके से जिन लोगों के पास भी पावर है, चर्च के पास भी पावर था, किंग के पास भी पावर था, यानी जो क्राउन है, जो मोनार्क है, और दोनों की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी। So this is a very important point which need to be understood. तो एक चीज और आप समझिए, डोमिनेटेड बाय रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, रिफॉर्मेशन हो रहे थे, चर्च में थोड़ा बहुत करप्शन था, ये बात समझ में आने लगी थी। जैसे ये सारी चीजें चल रही थी, जो आप जाएंगे रेनेसा के टाइम पे वो चीजें उसमें और ज्यादा सुधार आता है, इसीलिए उसको रेनेसा और रिफॉर्मेशन कहते हैं कि सुधार हुआ। बट उसकी शुरुआत जो है वो चौसर के टाइम पे हो रही थी कि चर्च पूरी तरीके से करप्ट था। यहाँ तक नियम बना दिए गए थे कि आप कोई भी क्राइम, कोई भी सिन कमिट करके आइए, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो चर्च में जमा करा दीजिए और आपको उस पाप से, उस सिन से मुक्त कर दिया जाएगा। तो इतना करप्शन चर्च में चल रहा था कैथोलिक, और फिर यही आप जाके प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वगैरह आगे होगा, तो उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी। अभी ये चीजें बहुत आगे के लेवल पे नहीं गए थे, बट इट वाज द बिगनिंग, पीपल स्टार्टेड टू फील दैट देयर इज अ नीड ऑफ रिफॉर्मेशन इन द चर्च सिस्टम। तो उसमें सुधार की जरूरत है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे, रिन्यूड स्टडी ऑफ लिटरेचर ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमनिज्म, लोग थोड़े ह्यूमनिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, इमर्जेंस ऑफ ऑक्सफोर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल सेंटर। यहाँ पे विक्लिफ इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, ये आपको बात समझना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट जो है वो अब दिखना शुरू हो चुका था, बिकॉज ऑक्सफोर्ड वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1167। तो ऑक्सफोर्ड को एस्टैब्लिश हुए अब लगभग 1267, 1367, 200 साल हो चुके थे। तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो एज ए इंटेलेक्चुअल सेंटर डेवलप हो चुका था लंदन में, तो उसका इन्फ्लुएंस पूरे इंग्लैंड पे दिखने लगा था। और वहां पे एक व्यक्ति हुए करते थे जिनका नाम है जॉन विक्लिफ। एंड ही वॉज द पर्सन, ही इज द पर्सन, और ही वॉज द पर्सन हु हैज ट्रांसलेटेड बाइबल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जॉन विक्लिफ का ही नाम आता है जिन्होंने बाइबल को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और बहुत आगे चल, मतलब उसका इन्फ्लुएंस, तो विक्लिफ का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा रहा था। तो इससे सोसाइटी में थोड़े बहुत चेंज आने शुरू हुए थे, और इंग्लिश लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन भी इसी वजह से हो रहा था, बिकॉज ऑफ दीज इंटेलेक्चुअल सेंटर्स, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी। शुरू में तो ऑक्सफोर्ड मतलब चौसर के टाइम पे, और कैम्ब्रिज की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, प्रोमिनेंस इन 15th और 16th सेंचुरी।
सो फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश कॉलेज सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। एंड द टाइम ऑफ चौसर वाज क्वाइट इवेंटफुल, बहुत सारी चीजें चल रही थी उस टाइम पे। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट का टाइम पीरियड था, ऐसा नहीं था कि बहुत स्टेबल टाइम पीरियड था, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। आपने देखा है कि इसी 60 साल में 3 किंग जो है वो बदल चुके थे। इसके अलावा आपको ये लैंग्वेज के लेवल पे भी कोई बहुत स्टेबिलिटी नहीं थी। बट धीरे धीरे चीजें जो हैं वो स्टेबल होना शुरू हुई थी, एक शुरुआत हो चुकी थी। बहुत इवेंटफुल रहा, बहुत सारी चीजें हुई। जैसे यही वो टाइम है जब 4 बार प्लेग आया पूरे इंग्लैंड में, और 4 टाइम्स, जिसको ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। तो एक महामारी की तरह, जैसे कोविड के अलग अलग फेजेस आजकल आ रहे थे 2020 2021 में, तो चौसर के टाइम पीरियड पे मतलब 1340 से 1400 के बीच में 4 बार प्लेग आया, जिसको ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। पीजेंट रिबेलियन भी हुए, किसान विद्रोह भी उस समय चला, और करप्शन, इसकी चर्चा मैंने ऑलरेडी कर ली कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसमें करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन 100 ईयर वॉर इज गोइंग ऑन विद फ्रांस, इंग्लैंड की फ्रांस से लड़ाई चली रही थी। और जैसे ही जब भी लड़ाई चलती है तो सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ता है, वो कभी भी मतलब सिटीजन्स के लिए अच्छा नहीं होता। तो टैक्सेशन बढ़ रहे थे, और मियर एनार्की इज एवरीवेयर, यहाँ पे एच छूट गया है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। सो मियर अनार्की वॉज लूज्ड अपॉन। तो चारों तरफ थोड़ी बहुत अनार्की रेफर्स टू अराजकता फैली हुई थी, तो बहुत स्टेबिलिटी नहीं थी एट द टाइम ऑफ चौसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चौसर। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। और एनी वन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? कोई कुछ पूछना चाहेगा, और शुड आई कंटिन्यू? ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं शुरू में। चौसर, और जब तक अभी हम लोग रेनेसां शुरू नहीं कर देते हैं, और बाद के पीरियड्स जब एलिजाबेथन एज वगैरह आएगा, बट चौसर से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन ए सीरियस मैनर एज वेल। तो एक बहुत चैलेंजिंग पीरियड रहा। ब्लैक डेथ मैंने आपको बताया है कि 4 बार आया। टाइम अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहें तो 1348 to 49, 1340 से लेकर के ही 1400 के बीच में ये 4 बार आया। तो 1348 49, रीअपियर्ड इन 62, 1367, 1370। तो लगभग अगर आप देखें तो 48 में शुरू हुआ और 70 तक ही, यानी कि सिर्फ 22 साल के में ही, इन जस्ट 22 ईयर्स, 4 टाइम्स ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग फैला वहां पे। पीजेंट रेबेलियन 1381 में हुआ। चर्च इन करप्शन, इमेंस वेल्थ, स्कैंडल्स इन मोनेस्ट्रीज। द 100 ईयर वॉर विद फ्रांस ड्रेन द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, मतलब लगभग खजाने जो है वो खाली हो चुके थे। इसी दौरान फेमिन भी, अकाल भी पड़े, और डेथ हुआ, और अनार्की थी ही, टायरनी, वॉर्स, हैवी टैक्सेशन। तो दिस वाज नॉट अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी बेसिकली, इट वाज अ पीरियड ऑफ क्योज। तो बहुत ज्यादा क्योज का था। थ्री मेजर इन्फ्लुएंस दैट शेप चौसर एज, तो 3 चीजें जिसने चौसर को बनाया। द फर्स्ट विच आई एम repeatedly telling you, that is the social and political unrest of that period. It was a period which was not socially stable, even politically stable. It was socially and politically a period of unrest, क्योंकि राजा भी लगातार बदल रहे थे, रिवॉल्यूशन हो रहे थे, पेंडेमिक, पेंडेमिक नहीं कह सकते उसको, एंडेमिक आ जा रहा था एक तरीके से, जैसे ये प्लेग बार बार फैलना, उसके बाद वॉर भी चल रहा था फ्रांस के साथ। तो इट वाज अ पीरियड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। देयर इज अ नीड ऑफ रिफॉर्मेशन, और रेनेसा की शुरुआत हो चुकी थी। सो दीज वर द 3 मेजर इन्फ्लुएंस। और जैसा कि आप लोग समझते हैं, जिस भी एज में कोई भी व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, उस एज से, उस सोसाइटी से वो पूरी तरीके से अफेक्ट होता है। एंड दैट इज व्हाई दैट सिमिलर दैट थिंग हैपेंस विद द चौसर एज वेल। तो ये चौसर की सोसाइटी के बारे में था। अब अगर हम बात करें तो चौसर की राइटिंग के बारे में, उसको भी हम 3 पीरियड में बांट करके देख सकते हैं। द 3 मेजर पीरियड्स विच इज बेसिकली फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। मैंने शुरू से आपको कहा कि उनके, बिकॉज इट वाज नॉट श्योर एट दैट टाइम कि कौन सी लैंग्वेज डोमिनेट करने वाली है। और इफ आई वांट टू रिपीट इट, जो इटालियन है, विच इज लैटिन बेसिकली,
तो फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच किसकी लैंग्वेज थी? वेदर इट इज ऑफ कलर्जी ऑफ और कोट, कहाँ की लैंग्वेज थी फ्रेंच? कोट में से लगा कर खावा। ओए बहुत। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो ये कोट की लैंग्वेज थी, और हाँ, इटालियन जो है ये आपका चल रहा था, इसके अलावा इंग्लिश। तो ट्रोइलस एंड क्रेसिडस, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। तो ये मेजर वर्क्स हैं चौसर के, शुरुआती वर्क्स है, ट्रोइलस एंड क्रेसेडियस, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इसके बाद अगर हम देखें तो द फ्यूडल ऑर्डर, एक मिनट। हाँ, और इंग्लिश में जो वर्क पहला आया जिसको हम जानते हैं, विच इज कैंटरबरी टेल्स, विच इज कंसीडर्ड टू बी द मैग्नम ओपस ऑफ चॉसर। व्हाट डज द वर्ड मैग्नम ओपस रेफर्स टू? मैग्नम ओपस क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज मैग्नम ओपस? किसी भी व्यक्ति का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो, या जिस एक काम की वजह से, या जिस भी वर्क की वजह से उसको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिले, उसको मैग्नम ओपस कहा जाता है। एनीथिंग लाइक दैट, जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर है, उसने कोई एक फिल्म बनाई जो बहुत पॉपुलर हो गई, उसके बाद की उसकी फिल्में पॉपुलर नहीं हुई, तो यू कैन से दैट कि दैट पर्टिकुलर फिल्म इज द मैग्नम ओपस ऑफ दैट डायरेक्टर। सिमिलरली कैंटरबरी टेल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि चौसर के बाकी वर्क्स पॉपुलर नहीं हुए, बट उतने पॉपुलर नहीं हुए, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उतने प्रोमिनेंट नहीं है जितना कि कैंटरबरी टेल्स है। सो कैंटरबरी टेल्स इज द मैग्नम ओपस ऑफ चौसर, एंड दिस इज द पर्टिकुलर वर्क विच पॉपुलराइज इंग्लिश एज अपोज टू फ्रेंच, इटालियन और लैटिन। तो अब ये वर्क इतना पॉपुलर हुआ, और इससे एक चीज और साबित हुई कि इंग्लिश अब ज्यादा पॉपुलर हो रहा था फ्रेंच और इटालियन की बजाय। इटालियन और लैटिन एक ही चीज है, मैंने पहले भी क्लियर किया। द लैंग्वेज ऑफ इटली इज बेसिकली नोन एज लैटिन। सो ही वॉज नॉट अ पोएट ऑफ द पीपुल, बट बेसिकली चौसर इज अ कोर्ट पोएट। ये भी एक बेसिक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, वो लोगों के लिए नहीं लिख रहे थे, दरबार के लिए लिख रहे थे। तो कोई भी आपको ऐसा चौसर की राइटिंग में नहीं दिखेगा कि बहुत रिबेलियन है, या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, जो कॉमन पीपल हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अपने राइटिंग्स में दिखा रहे हैं। जो पीपल सेंटिमेंट्स जिसको कहते हैं, जैसे कोई रिवोल्यूशन चल रहा है तो उसकी बात की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। So no reflection of the age, religious or social movement. First full expression of English sense of humor, cynical and kindly humor, and influence of Italian humanism आपको दिखता है, free and secular spirit है उनके वर्क्स में, ये सारी चीजें जो हैं वो दिखती हैं। नाउ कमिंग अप टू द मेजर वर्क विच इज कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स को आप जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ें उतना बेहतर है, बिकॉज एवरी टाइम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, हालांकि इस बार तो क्वेश्चन शायद एक था या नहीं था, और अदरवाइज कैंटरबरी टेल्स से एक से दो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में जो है वो आते हैं। सो कैंटरबरी टेल्स इज बेसिकली, एक चीज और मैं करूंगा, अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे मे बी इस वीक के एंड तक। एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस, एंड सम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एज वेल। अगर मैं 25 क्वेश्चंस बना रहा हूँ तो कोशिश करूंगा कि उसमें 15 जो है वो डायरेक्ट फैक्चुअल हो, और 5 से 10 जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी, इस इन्हीं चीज़ों पे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे है। तो कैंटरबरी टेल्स जो चौसर का एक पोएटिक वर्क है, इसको मैग्नम ओपस कहते हैं। मैग्नम ओपस आपने समझ ही लिया, द मोस्ट प्रोमिनेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट पॉपुलर वर्क ऑफ एनी राइटर, एनी आर्टिस्ट, उसको आप मैग्नम ओपस कहेंगे। सो इट इज बेसिकली एन अनफिनिश्ड कलेक्शन, पूरा नहीं हुआ था, ऑफ 24 कॉमिक एंड मोरल स्टोरीज। तो टोटल इसमें कितनी स्टोरीज हैं? तो इट इज 24, टोल्ड बाई अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ऑफ गोइंग टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट एट कैंटरबरी। तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है पहला, कि था क्या, ये कॉन्सेप्ट ये है कि ये सारे लोग कैंटरबरी नाम के एक चर्च, एक जगह है जहाँ जा रहे थे, वहाँ एक चर्च है जो, और उस चर्च का जो नाम है, मतलब जिनके नाम पे है, सेंट थॉमस बेकेट की वहाँ पे श्राइन है। श्राइन रेफर्स टू जो दफनाया जाता है, जो जिसको आप ये कहते हैं।
श्राइन है सेंट थॉमस बेकेट की, और वहीं एक चर्च है कैंटरबरी। तो ये सारे लोग, बहुत सारे जो कुछ पिलग्रिम्स थे, कितने नंबर ऑफ पिलग्रिम्स ये हम आगे देखेंगे। तो कुछ पिलग्रिम्स थे, तीर्थ यात्री बेसिकली, और वो सब सेंट थॉमस बेकेट का जो चर्च है कैंटरबरी में, वहां जा रहे थे। और इस पूरे वर्क में 24 कॉमिक स्टोरीज हैं। सो द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन विच यू नीड टू मेमोराइज, कितनी स्टोरीज? 24। कहाँ जा रहे थे? तो श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेकेट। तो ये दो चीजें आपको फैक्चुअली याद रखनी है। सो प्रेजेंटेड एज अ स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट, प्राइज अ फ्री मील एट टबाड इन। वो लोग कहाँ रुकने वाले थे? ये होटल का नाम कई बार पूछा जा चुका है। आई एम नॉट श्योर दे आर गोइंग टू रिपीट इट और नॉट, बट स्टिल दिस नेम इज इंपॉर्टेंट कि वो लोग, इन रेफर्स टू होटल, आई में डबल एन लगा दिया जाए तो ये होटल को रेफर करता है। तो जहां वो लोग रुके थे वो टबाड इन है। और एक कॉन्टेस्ट था, हर व्यक्ति को एक एक कहानी, एक जाते हुए एक आते हुए सुनानी थी। और स्टोरी विद इन ए स्टोरी का कॉन्सेप्ट था इसमें। Snapshot of the age, a sense of medieval life through a range of character, portrait and spirit of each pilgrim। तो अलग अलग तरह के इसमें जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो आपको लगभग हर रेंज के लोग मिलेंगे, जिससे, हालांकि वहां पे हम लोगों ने शुरू कहा कि पीपल्स का सेंटिमेंट नहीं दिखते हैं, बट जो लोगों का उस समय जिस तरीके के लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, वो सारी चीजें लगभग इसमें शामिल की गई हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी कैरेक्टर्स हैं कैंटरबरी टेल्स में, अगर आप कैरेक्टर्स देखें तो ये जो चार पार्ट है इसको आप बहुत ध्यान से समझे। ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर, फ्यूडल रेफर्स टू कि मतलब जो राजशाही तंत्र चला आ रहा था, जैसे नाइट है, ये एक रैंक होती है, स्क्वायर है, योमेन है, प्लॉमेन है। तो ये राजा के जो रॉयल क्लास है उसकी रैंक है। तो नाइट्स भी था, एक स्क्वायर था, एक योमेन था और एक प्लॉमेन था। फिर मर्चेंट क्लास भी एग्जिस्ट कर रहा था। ये आपका फ्यूडल ऑर्डर यानी कि रॉयल क्लास हो गया, राजघराने से संबंधित जो लोग थे। तो ये चार मेजर कैरेक्टर। हालांकि सारे कैरेक्टर्स को आप अगर याद कर ले, मैं एक अलग से लिस्ट दे दूंगा, बट स्टिल कम से कम इसमें जो लिखा है वो तो बहुत क्लियर होना ही चाहिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो जो कुछ एक कैरेक्टर्स हैं वो आपको, मतलब जो पूरा का पूरा कैंटरबरी टेल्स है, इसमें लगभग हर क्लास के लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। जैसे मतलब रॉयल क्लास के लोग हैं, फ्यूडल ऑर्डर भी हैं जिसमें नाइट, स्क्वायर, योमेन, प्लॉमेन। हालांकि सबका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग और कई बार सार्केस्टिक तरीके से भी दिखाया गया है, ह्यूमर अच्छा क्रिएट किया गया है। मर्चेंट क्लास भी है, उसमें एक मर्चेंट है, मैन ऑफ लॉ है, गिल्डमैन है, कुक है। फिर उसके बाद आपको इक्लेसियास्टिकल क्लास है, प्रायरस है, मॉन्क है, फ्रायर है, पार्डनर है, और एंड। तो ये तीनों क्लास, इक्लेसियास्टिक क्लास मतलब जो बाइबल से रिलेटेड जो लोग हैं, तो प्रायरस, मॉन्क, फ्रायर और पार्डनर या चर्च से रिलेटेड जो लोग हैं। तो बहुत एंटरटेनिंग है एंड ओपन टू ए रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन। लिटरेरी टूर आप देखें तो अच्छा, इसको पहली बार पब्लिश किया गया कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस 1478 में। आफ्टर द डेथ ऑफ चॉसर, कैंटरबरी टेल्स वाज पब्लिश्ड बाय कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस इन द ईयर 1478। ये एक, दिस इज आल्सो अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन व्हिच यू नीड टू मेमोराइज। तो अच्छा, कुछ रोमांसेस हैं। रोमांस में पहला है वाइफ ऑफ बाथ, ये ई छूटा हुआ है। तो मतलब वो जो कहानी के अंदर, स्टोरी विद इन द स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है, तो कुछ रोमांस है, कुछ फैबुलक्स हैं, तो कुछ संत सेंट लाइफ sermons भी हैं, और फिर कुछ एलिगरीज भी हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी में आप उसको बांट करके देख सकते हैं। तो वाइफ ऑफ बाथ का टेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलर टेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब की कहानी बहुत शॉर्ट में आपको पता होनी चाहिए, विच वी विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास। और फिर पार्डनर्स टेल है। तो इस नोट्स में तो आपको इसकी प्रॉपर कहानी नहीं है, बट आई विल ट्राई टू नरेट सारी स्टोरी पे बहुत बेसिक बेसिक से डिटेल्स मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगा। और मेन हम लोग कैंटरबरी टेल्स पे ही और डिटेल में बात करेंगे, इसमें आगे एज ऑफ ट्रांजिशन। बट वी विल ट्राई टू लुक एट कैंटरबरी टेल्स इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। तो उसकी मैं अलग से आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू ऑल। एक मिनट।